चलिए बच्चे, स्वागत है आप लोगों का आज के 25 नंबर सेट में। जल्दी से जुड़िए बच्चे। नितेश कुमार जी कहाँ गए? जुड़िए। अमित कुमार जी, हाँ बच्चे, स्वागत है स्वागत है स्वागत है, सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे लाजवाब सेट है। देखिए, जब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन में कह रहा है कि जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो हमारे एमीटर की रीडिंग क्या होगी? अच्छी बात है, एमीटर की रीडिंग। एमीटर किसका रीडिंग करता है बेटा? एमीटर, एमीटर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, विद्युत धारा का परिमाण मापता है। क्या मापेगा? विद्युत धारा का परिमाण मापता है। एकदम याद रखिए, विद्युत धारा का परिमाण मापता है। कौन? तो एमीटर परिमाण मापता है। किसका परिमाण मापेगा? तो विद्युत धारा का परिमाण मापता है। और अमित सिन्हा, एकदम स्वागत है बेटा। कल सुबह भी 7 से 8 और 8 से 9 2 घंटे में लगातार क्लास लूंगा। 7 से 8 और 8 से 9 लगभग 3 सेट में कल मॉर्निंग में करवाऊंगा बेटा, ठीक है। और कल फिर हम आएंगे शाम को आएंगे, आएंगे 2 क्लास तभी लेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्लासेस होगा, बहुत जल्दी ख़त्म होगा, तो टेंशन मत लीजिए, फटाफट करेंगे हम लोग काम। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, एमीटर विद्युत धारा का परिमाण मापता है। कल मॉर्निंग 7 बजे बेटा एकदम जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। विद्युत धारा का परिमाण मापता है, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, ये विद्युत धारा का परिमाण मापेगा। तो आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है? V बटा आर। आई बराबर V बटा आर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है, लंबाई दोगुनी, तो तार की लंबाई प्रतिरोध R बराबर होता है रो L अपॉन ए। अब देखिए, ठीक है, आपको प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है। लंबाई अगर दोगुना होगा, लंबाई अगर दोगुनी होगी, एकदम ध्यान में रखिएगा, लंबाई ठीक है आपको दोगुनी तो प्रतिरोध दोगुनी। ध्यान दीजिए बच्चे, लंबाई दोगुनी तो प्रतिरोध दोगुनी, लंबाई दोगुनी तो प्रतिरोध दोगुनी होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे, एकदम याद रखिए। देखिए कैसे मैं बना रहा हूं, प्रतिरोध दोगुनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से मैंने निकाल के ले आया कि देखिए बेटा, लंबाई अगर दोगुनी होती है तो आपका प्रतिरोध दोगुना होता है। अब देखिए आई आर बराबर नियत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ, I1 R1 बराबर I2 R2, एकदम याद रखिए। अब I2 निकालना है, I2 बराबर क्या होगा? तो I1, ठीक है, I1 R1। और आपको पता है कि ये प्रतिरोध दोगुना हो गया बटा R2, यानी ये देखिए लंबाई के दोगुना होने पर नया प्रतिरोध जो होगा वो दोगुना हो जाएगा। R1 अब बटा क्या होगा? R2 का मान दोगुना 2R1। तो बेटा ये देखिए R1 को काट दीजिए, तो धारा कितना हो जाएगा बेटा? ये देखिए, ठीक है, I2 बराबर क्या हुआ? I1/2 हो जाएगा। तो धारा का मान आपको, धारा का मान, नया धारा जो है, नया विद्युत धारा, उसका मान पहले के धारे के आधा हो जाता है, यानी धारा आधी हो जाएगी, धारा आधी हो जाएगी। एकदम ध्यान में रखिएगा, कुछ भी नहीं है, विद इन ए सेकेंड बनने वाला प्रश्न है। तो देखिए किस तरह से मैंने किया बेटा, एकदम याद रखिएगा। बार बार मैं बताता हूं कि देखिए प्रतिरोध जो है लंबाई का समानुपाती होता है और प्रतिरोध जो है क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा ये दोनों कंसेप्ट को। और यहां से इस कंसेप्ट को मैंने पकड़ा, प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती, तो लंबाई अगर दोगुनी हो जाएगी तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि देख V बराबर आई आर, तो चूंकि एक ही तार से जोड़ा गया है तो V का मान नियत हो गया, आई आर बराबर नियत, तो I1 R1 बराबर I2 R2, यहां से I2 का मान मैंने बेटा निकाल लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा का परिमाण मापा जाता है, एमीटर द्वारा विद्युत धारा का परिमाण मापा जाता है। और ठीक है, गैल्वेनोमीटर, यहां एक और वर्ड यूज करें, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या किया जाएगा? गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर द्वारा हम विद्युत धारा का पता लगाते हैं, विद्युत धारा का पता लगाते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, विद्युत धारा का क्या लगाएंगे? पता, ठीक है। विद्युत धारा का पता, किसी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? तो गैल्वेनोमीटर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। कारण निम्न में से कौन सा गंधीय सूचक है? गंधीय मतलब क्या? तो गंध के द्वारा हम लोग पता कर लेंगे, गंध के द्वारा हम उसके बारे में पता कर लेंगे। तो यहाँ लौंग जो है बेटा, लौंग ये गंधीय सूचक है, गंधीय सूचक है। लौंग जो है ये गंधीय सूचक है। लौंग आपको पता है क्लोव बोलते हैं, और ये कली से प्राप्त होता है, कली से प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा बेटा, किससे प्राप्त होगा? कली से प्राप्त होगा। और इसमें एक होता है यूजेनॉल,
क्या होगा, यूजेनॉल होता है बच्चे, यूजेनॉल होता है, यूजेनॉल होता है, और जिसमें एक विशेष प्रकार का गंध होता है, और ये ठीक है दर्द निवारक होता है, दर्द निवारक गुण वाला होता है। तो यहां देखिए आपका लौंग आपको क्या होगा, गंधीय सूचक हो गया, गंध के द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। हल्दी, हल्दी पता है आपको कि ये अम्लीय माध्यम में पीले रंग का, अम्लीय माध्यम, तो अम्लीय माध्यम जब भी होगा तो इसका कलर हो जाएगा कैसा, तो ये हो जाएगा पीला रंग। और क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम अगर बात करें, क्षारीय में क्या होगा, तो बेटा अम्लीय माध्यम में ये पीला होगा और क्षारीय माध्यम में लाल हो जाएगा। साबुन, साबुन क्या होता है एकदम याद रखना है, साबुन जो है वह उच्च वसीय अम्ल का, ठीक है, उच्च वसीय अम्ल का क्या है, तो साबुन बेटा एकदम याद रखिए हायर फैटी एसिड का, उच्च वसीय अम्ल का, वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम, उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, लवण है, तो उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण कौन होता है, तो वह साबुन होगा। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, बल का मान निकालिए। बेटा यहां देखिए हमने तरीका बताया है आपको कैसे निकालना है आपको, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये देखिए बेटा ये एम दे दिया है, क्या दिया है, द्रव्यमान एम दे दिया गया है, यहाँ टाइम दे दिया गया है, और ये देखिए ये यू है और ये भी है। तो बच्चे आपको पता है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। और ये देखिए एम बराबर क्या होगा, तो ए बराबर होता है भी माइनस यू अपॉन टी। अब निकाल लीजिए ना कितना है, 100 केजी है, भी का मान कितना है बेटा 17 है, और यू का मान कितना है, तो ये देखिए 5 है, बटे 6 हो गया। ये देख लीजिए क्या करेंगे, तो 100 गुना 12 बटे 6 यानी 6 दूनी 12 यानी 200 न्यूटन हो गया। कितना न्यूटन हो जाएगा, 200 न्यूटन। ऐसे भी मार सकते थे हम, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन। ये देखिए ये वेग का मात्रक है, ये पास्कल है, ये दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक, दाब का मात्रक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को दाब कहते हैं। और ये त्वरण का मात्रक है बेटा, त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो मात्रक के आधार पर भी चूज करके 1 सेकंड में आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, तो याद रखिए ध्वनि है क्या, तो ध्वनि है आपको अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि है अनुदैर्ध्य तरंग, एकदम ध्यान में रखिए अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि, ठीक है। संपीडन विरलन के रूप में गमन करता है, संपीडन और विरलन के रूप में गमन करेगा, संपीडन विरलन के रूप में गमन, एकदम याद रखिए विरलन के रूप में गमन करेगा। ध्वनि एकदम ध्यान में रखना है कि ध्वनि कैसे गमन करेगा, तो संपीडन और विरलन के रूप में गमन करेगा। ध्वनि कौन सा तरंग, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि आपको क्या है बच्चे, बार बार मैं बताता हूं कि ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि के, ठीक है, प्रत्यास्था और, ठीक है, आपको घनत्व के बराबर होता है, प्रत्यास्था और घनत्व के वर्गमूल के बराबर होगा। ये देखिए पी बटे रो, गामा पी बाय रो होता है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सर्वाधिक, देखिए ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल क्या होगी, सर्वाधिक किसमें होगा बेटा, सर्वाधिक होगा ठोस में, किसमें होगा, ठोस में। उसके बाद किसमें, तो द्रव में। उसके बाद किसमें, तो गैस में। बच्चे निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। ध्वनि की चाल ठोस की बात कीजिए सबसे अधिक बेरिलियम में 12,060 मीटर पर सेकेंड। फिर किसमें आएगा बेटा, फिर आएगा हीरा में, हीरा में। उसके बाद किसमें आएगा, उसके बाद एल्युमिनियम में। उसके बाद किसमें आएगा, निकेल में। उसके बाद किसमें आएगा, स्टील में। जो क्रम में बता रहा हूं एकदम ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक बेरिलियम में, उसके बाद हीरा में, उसके बाद किसमें, तो उसके बाद एल्युमिनियम में, उसके बाद किसमें, निकेल में, उसके बाद किसमें, स्टील में बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तरल पदार्थ में कम होगी, ठीक है। शून्य में ध्वनि गमन नहीं करेगी, गैस में भी कम होगा। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। बच्चे 2-3 बातें याद रखिएगा, सबसे अधिक बेरिलियम में, उसके बाद हीरा में, उसके बाद एल्युमिनियम में, उसके बाद निकेल में, देन आफ्टर स्टील में ध्वनि की चाल होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होगा, ये देखिए जिंक सल्फेट Zn2O4 प्लस क्या कर दीजिए Cu। लेकिन देखिए बच्चे क्या है क्या कि जिंक जो है वो क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर कभी भी इसको हटा नहीं सकता है।
बोलेगा कॉपर कि मैं तो सीनियर हूं, तू कहां से आ गया मेरे से अभिक्रिया करने के लिए, क्योंकि तू जाकर के देख अभिक्रियाशीलता श्रेणी, क्योंकि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, के नाक का, उसके बाद मग एल्युमिनियम मैग्नीशियम, उसके बाद के नाक का मग अल, फिर क्या जन, उसके बाद फे, उसके बाद पब बेटा, उसके बाद कू, उसके बाद हज, उसके बाद अज, उसके बाद औ। सबसे ऊपर देखिए कौन है, पोटेशियम। यानी जिंक, जिंक जो है आपको कॉपर से बहुत ऊपर है, यानी क्रियाशील है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी बेटा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फेट में जिंक जो है वह सीनियर है किससे, कॉपर से, जिसके कारण कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। हाँ बच्चे बहुत जल्दी 3 सेट, अभी तो 2 सेट लगातार मैंने करा दिया बेटा नीतीश कुमार जी, ठीक है। कोशिश मेरा यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैं सेट करवा दूं आपको। चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है बच्चे? पुरुष में ध्यान दीजिए, पुरुष में क्या होगा? तो पुरुष में आपको पता है कि ये क्या होते हैं, 22 जोड़े क्या होंगे? तो ये ऑटोनोमस होता है, याद रखिएगा, ये ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस बोलिए या ऑटोसोम बोलिए, ऑटोसोम बोलिए बच्चे, ये होगा। और आपको सेक्स क्रोमोसोम कितना होगा? तो केवल और केवल, या पुरुष में XY होता है, पुरुष में XY होता है, सेक्स क्रोमोसोम होगा बेटा। तो अब देखिए फीमेल की बात कीजिए, फीमेल में क्या होगा? तो फीमेल में जो है 22 तो ऑटोसोम होगा, लेकिन XX उसमें पाया जाएगा, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम बच्चे। तो X तो फीमेल में भी पाया जाता है, लेकिन Y केवल और केवल पुरुषों में पाया जाएगा, Y केवल और केवल पुरुषों में पाया जाएगा। तो एकदम ध्यान में रखना है कि सर क्या बता रहे हैं बच्चे। ये ऑटोसोम कहेंगे, इसको दैहिक क्रोमोसोम कहा जाता है, दैहिक यानी दैहिक क्रोमोसोम कहा जाता है, दैहिक क्रोमोसोम, ठीक है। और इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, कार्य होता है, क्या होगा आपको पता है बेटा? कार्य जो है वह होता है, ठीक है, क्या होगा? तो बल डॉट विस्थापन, बल डॉट विस्थापन, Fs cos थीटा होगा, Fs cos थीटा होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो कार्य क्या होगा? महत्तम होगा, कार्य क्या होगा? महत्तम होगा। तो यहां देखिए कार्य होता है यदि डैश होगा, कार्य होता है यदि डैश होगा। तो जब भी कार्य होगा तो उसमें ऊर्जा जरूर होगा बच्चे, यानी कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। शक्ति होता है कार्य बटा समय, वर्क अपॉन टाइम को शक्ति कहा जाता है, वर्क अपॉन टाइम को शक्ति कहा जाता है। घर्षण देखिए, घर्षण क्या होगा? तो ठीक है, वस्तु के गति का विरोध करता है, घर्षण वस्तु के गति का विरोध करता है, एकदम याद रखिए, वस्तु के गति का विरोध करता है। याद रखना बेटा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि वह बल जो दो वस्तु के संपर्क पर लगता है, जो वस्तु के गति का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? तो घर्षण। बल क्या होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिए, आपके लिए लाजवाब है बच्चे। बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से मिला था, बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिला था, बल का गुण जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहां देखिए हेलोजन कौन है? तो बच्चे सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम, आपको पता है Mg, परमाणु संख्या 12, और ये सेकेंड ए वर्ग का तत्व है, और इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु बोलेंगे, कोई बात नहीं है। सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या आपको पता है 11 होता है, और यह फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है, और इसको क्षार धातु बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा बेटा। अल्कली मेटल्स बोलेंगे। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? तो 17वें वर्ग का तत्व है, 17वें वर्ग का तत्व है, 17वें वर्ग का तत्व है, और इसे हेलोजन कहते हैं, इसे हेलोजन कहते हैं, लवण उत्पादक कहेंगे, हेलोजन या लवण उत्पादक कहेंगे। क्रिप्टन, ये देखिए 18वें वर्ग का तत्व है, 18वें वर्ग का तत्व है, एकदम ध्यान में रखिएगा, 18वें वर्ग का तत्व है, और इस वर्ग को बोलते हैं क्या? तो इसको शून्य वर्ग भी कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, यहां पूछ रहा है हेलोजन, तो क्लोरीन आपको हेलोजन है। अब देखिए क्लोरीन, परमाणु संख्या 17,
फ्लोरीन का रंग कैसा? रंग होता है हरित पीली गैस, हरित पीली गैस, हरित पीली गैस होगी, हरित पीली गैस होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्लोरीन का कलर कैसा? तो हरित पीली गैस होगी, हरित पीली गैस होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा। आगे देख रहे हैं, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करता है को क्या कहते हैं? अभी तुरंत मैंने बताया था कि बच्चे, ठीक है, स्पष्ट वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं, गैर चमकदार वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं। स्पष्ट वस्तुएं ही कहलाएगा बच्चे, क्योंकि चमकदार वस्तुएं कहलाएगा। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करता है उसको हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। याद रखना बच्चे, जो वस्तु प्रकाश उत्पादित करेगा उसको क्या कहेंगे? चमकदार या ल्यूमिनस बॉडी कहेंगे। जिससे प्रकाश गुजर जाए, जिससे प्रकाश पूर्णतः गुजर जाए, जिससे प्रकाश क्या होगा? पूर्णतः गुजर जाए। प्रकाश पूर्णतः गुजरता है, पूर्णतः गुजरता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं? तो पूर्णतः गुजरता है उसको पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। जिससे अंशतः गुजरता है उसे पारभासी वस्तु कहते हैं, और जिससे नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देख रहे हैं, यहां देखिए, सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन है? तो बेटा सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव होता क्या है। ये देखिए, फ्लोरीन, ठीक है बेटा, उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद क्या? तो बच्चे नाइट्रोजन, उसके बाद क्या? ऑक्सीजन, उसके बाद क्या? सल्फर। में गुण पाया जाता है, में एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है, को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, करने की क्षमता होती है। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्षमता होती है। और इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे ही विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ध्यान में रखिए बेटा, कुछ तत्वों के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है, और इसी गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का, उसके बाद किसका? ये देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम हम बता रहे हैं आपको। सबसे अधिक फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन होता है बच्चे। तो सबसे देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन है इसमें? नहीं है। उसके बाद क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन मारिएगा आपको। और आपको याद रखना है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। और ये किसने बताया था? तो लाइनस पॉलिंग ने ये सबसे पहले बताया था बच्चे कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है? तो फ्लोरीन की। चलिए, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो जितने भी अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है सब किसके द्वारा होगा? तो सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होगा। ये देखिए, विभाज्य उत्तक के द्वारा होगा। बच्चे मैंने कई बार बताया है कि देखिए, पादप उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको विभाज्योत्तक, और इसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योत्तक होता है, इसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं विभाज्योत्तक। और इसके द्वारा सारा विभाजन होता है बच्चे, तना, ठीक है, उसके बाद जड़, उसके बाद पुष्प, सबका निर्माण किसके द्वारा होगा? तो इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होता है। जबकि दूसरा उत्तक होता है कौन? तो अस्थायी उत्तक होता है, अस्थायी उत्तक होता है। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल और दूसरा होता है जटिल। एक होता है सरल, दूसरा होता है जटिल। सरल में कौन कौन आएगा? तो बच्चे सरल उत्तक में तीन प्रकार का, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल में कितने? तो दो, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो यहां देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये विभाज्योत्तक होता है, यहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, कोशिका विभाजन तीव्र होगा, और यही आपको विभाजन तीव्र होगा, और यही आपको तरह तरह के उत्तकों का निर्माण करता, उत्तक निर्माण करेगा, उत्तक निर्माण करेगा। ध्यान में रखिएगा, उत्तकों का निर्माण करता है। तरह तरह के उत्तकों का निर्माण कौन करेगा? बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा कि यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेगा, ठीक है। आपको तीव्रता पूर्वक आपको, ठीक है, आप उत्तकों का निर्माण करेगा। जबकि
स्क्लेरन कायमा, ये मृत होता है बेटा, बार बार मैं बोलता हूं, ये स्पंजी होगा, बार बार मैं बताता हूं, ये लचीला होता है। क्या होता है? लचीला होता है। बच्चे ध्यान में रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कोलेन कायमा क्या होगा, तो लचीला होगा, स्क्लेरन कायमा क्या होगा, तो मृत होगा। तो ये ध्यान में आपको रखने वाली बातें हैं। जबकि विभाज्योतक क्या होगा, तो यहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होगा और यही नए नए तरह के उत्तकों का निर्माण करता है। चलिए, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होगी? तो बांध, ठीक है, ऊपर में ऐसे संग्रहित है बच्चे, यहां पर पानी को इकट्ठा कर दिया गया है। तो जब भी ऊंचाई पर संचित होगा तो स्थितिज ऊर्जा होगा। ऊंचाई पर जब भी संचित होगा तो कौन सा ऊर्जा होगा? तो स्थितिज ऊर्जा होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। और स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ऊर्जा क्या होता है? तो U बराबर होता है क्या बच्चे? तो U बराबर होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बटा आर हो गया, माइनस जी एम बटा आर हो गया। गतिज ऊर्जा क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। विद्युत ऊर्जा क्या होगा? तो आवेश गुना विभवांतर होगा, आवेश गुना विभवांतर होगा, यानी आवेश गुना विभवांतर हो गया, विभवांतर होगा, यानी क्या होगा? Q इंटू भी होगा, Q इंटू भी होगा। आवेश और विभवांतर के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर होगा। गुरुत्वाकर्षण तो ऊर्जा क्या होगा? U बराबर माइनस जी एम बटा क्या होगा? R होगा। स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। याद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? बच्चे, वनस्पति तेल, ध्यान दीजिए बच्चे, क्या होता है ये वनस्पति तेल? मतलब संतृप्त असंतृप्त वनस्पति तेल। ध्यान दीजिए बच्चे, वनस्पति तेल का मतलब हो गया क्या? तो वनस्पति तेल का मतलब हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एकदम ध्यान में रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ये देखिए, इसमें हम क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें हम क्या करते हैं? तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, तो क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। एकदम याद रखिए बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा, यानी ये बन गया घी बन गया। यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने में हाइड्रोजन हम जोड़ते हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, वनस्पति तेल से क्या बना लिया आप? वनस्पति तेल से आपने क्या बनाया? तो घी बनाया, घी बनाया। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। लेकिन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्वेश्चन पूछ रहा है? किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्वेश्चन पूछ रहा है? तो निकेल उत्प्रेरक। यहां देखिए मैंने लिखा है कौन सा उत्प्रेरक? तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। ध्यान में रखिएगा बेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यौन प्रजनन में। बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद देखिए, यौन प्रजनन में, यौन प्रजनन, यौन प्रजनन ये मनुष्य में भी होता है, यौन प्रजनन। बच्चे यहां देखिए, यहां मेल होगा, मेल से क्या प्राप्त होगा? स्पर्म। बच्चे, स्पर्म में क्या होता है? तो बच्चे 22 प्लस, ठीक है, 22 प्लस है, या तो x होगा या 22 प्लस y होगा। ध्यान दीजिए, दो में से कोई, ये दोनों नहीं होगा, या होगा, ठीक है। अब देखिए, फीमेल से क्या प्राप्त होगा? तो फीमेल से प्राप्त होगा ओभा। क्या होगा? ओभा। और ओभा ये 22 प्लस x होता है। अब देखिए, या तो ये मिल गया, ये मिल गया, तो ये क्या हो गया? तो आपको, ठीक है, ये हो गया डॉटर। क्या होगा? डॉटर। याद रखना बेटा, क्या होगा? डॉटर होगा। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स है, ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा क्या? तो आपको सन हो जाएगा। यानी 22 प्लस एक्स, ये देखिए 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, यानी आपको मेल और फीमेल जो है आधा आधा देता है। उसके वंशाणु आधा भाग, उसके वंशाणु का जिन का आधा भाग देगा, यानी मेल भी आधा देगा, फीमेल भी आधा देगा, तब जाकर के आपको क्या बनेगा? जायगोट का निर्माण होगा बच्चे। और ये डॉटर चाइल्ड और सन चाइल्ड देखिए किस तरह से निर्मित होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आधा आधा भाग होता है, आधा आधा भाग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोडैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 8, ये देखिए 3 कक्षा हो गया। क्रिप्टन देखिए 2 8, ठीक है, 8 और क्या हुआ? 8 बेटा, क्योंकि ये कितना होता है? तो 2 8
18 और 8 हो गया, 4 कक्षा हो गया। नियोन इसमें 2 8 हो गया। अब देखिए जेनॉन बच्चे, जेनॉन Xc है, जेनॉन Xc है। एस्ट्रेंजर गैस कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एस्ट्रेंजर, एस्ट्रेंजर कहते हैं, एस्ट्रेंजर गैस कहेंगे। और इसका कक्षा देख लेते बेटा, इसमें 54 होता है। क्या होगा? तो बच्चे 2 8, ठीक है, 18 और क्या होगा? 2 8 18 32 बोलते हैं, 18 और 8 हो गया, 18 और 8 हो गया। जोड़ के देखिए, 18 18 36 36 10, ठीक है, 46 46 8 54। तो बच्चे इसमें देखिए जेनॉन में 5 कक्षाएं, ठीक है, आपको नियोन में 2 कक्षाएं, ठीक है, आपको क्रिप्टन में, ठीक है, 4 कक्षाएं, लेकिन आर्गन में 3 ही कक्षाएं होती हैं। तो बताइए क्या कह रहा है? डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं हैं, यानी आर्गन होगा। क्या होगा? आर्गन होगा। तो देख लीजिए किस तरह से सवाल बनाते हैं। यकीन मानिए आपको पता होनी चाहिए कि आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और एरेडॉन और नियोन, हीलियम, ये सभी 18वें वर्ग के तत्व हैं और इसे शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, भार निकाल लीजिए। पृथ्वी पर भार W बराबर होता है m × g, यानी याद रखिए पृथ्वी पर भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होगा। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होगा, एकदम याद रखिएगा बेटा। गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा? गुणनफल। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो भार देख लीजिए, ये 20 kg है। कितना? 20, अब गुना 9.8 कर लीजिए बेटा, यहाँ 10 ले लीजिए, काट दीजिए, 98 दूनी 196 न्यूटन हो गया, 196 न्यूटन हो गया। तो भार क्या होता है? तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहा जाता है और भार एक बल है, भार एक बल है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट। डैश एक बीजपत्रीय पौधा है, एक बीजपत्रीय पौधा है, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होगा? लहसुन एक बीजपत्रीय या मोनोकॉट है बच्चे, मोनोकॉट है। बाकी गुलाब, गाजर, डेजी सब क्या हो गया? तो बच्चे सभी होंगे डायकॉट। क्या हो गया? डायकॉट, डायकोटालिडॉन्स हो गया। यानी ये देखिए बीज जैसे ही डालेंगे तो 2 बीज पत्र निकलेगा इसमें। और आपको पता है बेटा लहसुन जो होता है, लहसुन यानी गार्लिक जो है, यह क्या है? तो ये है, आपको याद रखिए, ये जो है आपका तना है। क्या है? तना है, तना होता है। और कौन सा तना होता है? तो बल्ब होता है बेटा। क्या होता है? बल्ब होता है। और यहां देखिए आपको गाजर जो है ये क्या है? तो कोनिकल रूट है, कोनिकल रूट है, कोनिकल रूट होता है। तो याद रखिएगा, आपको बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन रूट है, कौन तना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है? बच्चे यहां देखिए, ये वस्तु को गिरा रहे हैं, वस्तु पृथ्वी की ओर आई तो महत्तम ऊंचाई पर, ये देखिए महत्तम ऊंचाई पर केवल इसमें क्या होगा? तो महत्तम ऊंचाई पर इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटा, एकदम ध्यान में रखिए। अब ये देखिए जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की ओर आएगी आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मान आपको नीचे गिरा रहे हैं, घटेगा, और काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। और जब पृथ्वी से टकराएगी यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो कौन सी ऊर्जा होगी? तो बच्चे यहां देखिए किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, क्या होगा? गतिज ऊर्जा। लेकिन कुल ऊर्जाओं का योग हमेशा नियत रहता है। ध्यान दीजिए बच्चे, अब क्या होगा? आपको पता है कुल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा होता है, और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन ऊर्जा? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान ऑलरेडी घट जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है बच्चे। कह रहा है गाढ़ कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होता है, ठीक है, होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है, जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। गार्ड सेल्स में जनरली क्या होगा? पानी प्रवाहित होता है। कौन सा प्रवाहित होगा? पानी प्रवाहित होगा, जिससे स्टोमाटा खुल जाता है। गार्ड सेल्स के द्वारा क्या होता है? देखिए एक एक तरफ से हम लोग बात करते हैं। यहां देखिए क्या हो रहा है बेटा। सबसे पहले गार्ड सेल्स है क्या? गार्ड कोशिकाएं ये गैसों का आदान प्रदान होता है। गार्ड सेल्स के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ध्यान में रखिएगा बेटा, आदान प्रदान होता है, यानी ठीक है गैसों का आदान प्रदान के लिए जो सेल्स पाए जाते हैं उसको गार्ड सेल्स कहा जाता है। गैसों के आदान प्रदान के लिए जो सेल्स पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। और जैसे ही गार्ड सेल्स में क्या होगा? तो आपको जल प्रवाहित होगा तो स्टोमाटा का छिद्र क्या होगा? खुल जाएगा।
याद रखना बच्चे। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम जो है ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन का बना होता है एंजाइम, और पाचन में उपयोगी होता है, पाचन में उपयोगी होता है, ध्यान में रखिएगा, पाचन में क्या होगा? उपयोगी होगा। हार्मोन ये क्या है? तो हार्मोन भी प्रोटीन का बना होता है और यह बायोकैटलिस्ट है। क्या है? बायोकैटलिस्ट होता है, बायोकैटलिस्ट होता है, बायोकैटलिस्ट होगा। और ठीक है, आपको शरीर के विभिन्न ठीक है अभिक्रियाओं के क्रियाशील होने के लिए यह बड़ा उपयोगी होता है, तो ये याद रखिएगा बच्चे। चलिए देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। आपको पता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 होता है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजर की भांति व्यवहार करता है। ये कैसे रिएक्शन करेगा ऑक्सीडाइजर? ये जब टूटेगा तो इससे क्लोरीन आयन बाहर निकलेगा जो ब्लीचिंग एजेंट है, क्लोरीन आयन बाहर निकलेगा जो ब्लीचिंग एजेंट है बच्चे, यही ब्लीच कर देता है और इस एजेंट को ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। तो ये क्लोरीन हो जाएगा। ब्रोमीन बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, परमाणु संख्या 35 और लाल भूरा द्रव है, लाल भूरा द्रव होता है, लाल भूरा द्रव होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, लाल भूरा द्रव होता है। आयोडीन ये बैगनी ठोस है, आयोडीन ये बैगनी ठोस होता है, बैगनी ठोस होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन यह इसकी खोज की थी कैवेंडिश ने। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। तो ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और हाइड्रोजन आपके ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस होता है। ये देखिए 23.6 ठीक है ग्राम जिंक में मोल्स की संख्या कितनी होगी? 23.6 ग्राम जिंक में मोल्स की संख्या कितनी होगी? तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 23.6 ग्राम बोल रहा है, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर ठीक है दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो ये देखिए 23.3 है बच्चा, और आपको पता है 65.6 के आसपास आपको क्या होता है? तो इसका मोलर मास होता है 65.6 के आसपास। जब इसको हल कीजिएगा तो बेटा निकल जाएगा कितना? 0.35 मोल, 0.35 मोल। और जिंक है क्या? तो जिंक आपको पता है 12वें वर्ग का तत्व है, 12वें वर्ग का तत्व होता है, और यह हाइग्रोस्कोपिक एलिमेंट होता है, हाइग्रोस्कोपिक यानी आर्द्रताग्राही धातु होता है, हाइग्रोस्कोपिक एलिमेंट होता है, हाइग्रोस्कोपिक मेटल है बच्चे। और जिंक जो है लोहा के ऊपर हम एक परत बिठाते हैं जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और गैल्वेनीकरण में आपको जिंक बहुत बहुत उपयोगी होता है। तो ये आज का सेशन है बेटा, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। कल मॉर्निंग में 7 बजे और 8 बजे दोनों, 7 से 8 और 8 से 9 ठीक है लगातार मैं क्लास लूंगा। लगभग 3 सेट होना चाहिए, तो 3 सेट में 7 से 9 के बीच में करवाऊंगा बेटा। तो मिलते हैं कल के मॉर्निंग के सेशन में। जय हिंद जय भारत।